हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हैं और आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। इकोनॉमिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको टॉपिक, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको किस तरह से हमको अध्ययन करना चाहिए। तो उन्हीं में से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ फिर लेकर आए हैं, जिसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में PPC बोलते हैं, जिसका फुल हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों, आज हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र को जानने के लिए हमको आपके सामने जो डिस्प्ले पर दिख रहा है उस टाइप में इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड किए हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखिए, उत्पादन संभावना वक्र जो हमारा है एक थ्योरी पेपर का, एक हमारा एक थ्योरी हम लोग के पास एक सिद्धांत है जो कि आसानी से हमको समझना चाहिए। अब ये सिद्धांत है तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई थ्योरी पेपर का अगर हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या कीजिए, तो आपको किस तरह से वहाँ पर आंसर लिखना है उसको, जिससे कि आपको जो हमारे एग्जामिनर हैं उन्हें जो हमारे कॉपी चेक करेंगे उनको आसानी तरीके से समझ में आए कि क्या ये बंदा सही लिखा है आंसर और क्या गलत लिखा है। ठीक है, तो थ्योरी पेपर का जो हमारा एक आंसर होता है उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पॉइंट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पॉइंट जो हमारा हाईलाइटेड होता है जिसके माध्यम से समझ में आ जाता है क्या बंदा सही लिखा है या गलत लिखा है। तो थ्योरी पेपर जो हमारा है उसको हम लिखने के लिए किन किन टॉपिक है, किस तरह से हमको लिखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, तो आपको इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले आपको उसका परिचय लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसका डिफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद उसकी मान्यताएं लिखनी है, उसके बाद उसकी विशेषताएं, फिर उसकी व्याख्या करनी है सिद्धांत के बारे में, और लास्ट में उसके है उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तन या घुमाव। ठीक है, लेकिन कुछ बंदे क्या करते हैं, उसमें वो गड़बड़ी क्या करते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीक़े से पता नहीं होता कि कैसे लिखा जाता है। हालांकि वो सिद्धांत के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो हमारे लिखने का जो तरीका है उसमें वो गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या होता है कि कितना लोग पहले परिचय लिखें, परिभाषा लिखें, और मान्यताएं लिखने के बजाय वो डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करते हैं सिद्धांत का, उसके बाद उसको मान्यताएं लिखें। मैंने कि जो हमारा सिस्टमेटिक जो तरीका है ना पॉइंट का, वो उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, कोई आगे परिभाषा पहले लिख दिया तो मान्यताएं बाद में लिखें। तो इस तरीके से ना सिद्धांत सही तरीक़े से नहीं होता है। अगर उसको सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, हमको याद करने में आसानी होगी आपको, या तो आप अगर किसी को समझा रहे हो सिद्धांत के बारे में तो आपको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, तो आज वही आपको एक बात को ध्यान देनी है कि किस तरीके से उसका परिभाषा को लिखना है, और इसे सिस्टमेटिक तरीके से आज का वीडियो में आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके परिचय यानी उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र आखिर है क्या। फिर उसके बाद उसका जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो महत्वपूर्ण हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं उन्होंने दिए हैं, या फिर उसके बारे में जो हमारा एक महत्वपूर्ण परिभाषा होता है उसको लिखेंगे। उसके बाद मान्यताएं, देखिए इकोनॉमिक्स का जितना भी सिद्धांत है ना वो सब किसी न किसी मान्यताएं पर, उसका हर सिद्धांत का एक मान्यता होता है जिस पर वो सिद्धांत काम करता है, क्योंकि बिना मान्यताओं का सिद्धांत काम नहीं करता है। क्योंकि जो हमारा किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहता है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। अब सिद्धांत तो तभी ना काम करेगा जब वो चीज़ स्थिर होगा, क्योंकि हमेशा परिवर्तनशील में तो सिद्धांत काम नहीं करता है। तो मान्यताएं जो होता है उसमें से कुछ कंडीशन को माना जाता है कि अगर ये कंडीशन हुआ तब ये सिद्धांत काम करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये सिद्धांत काम नहीं करेगा। तो इसकी क्या क्या मान्यताएं, नहीं क्या क्या हमारा एजप्शन होगा उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके बाद है कि इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, कि हर चीज़ की एक विशेषता होती है, उसी तरह हमारा उत्पादन संभावना वक्र की भी विशेषता है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जिससे हम लोग समझ सकें कि ये उत्पादन संभावना वक्र ही है, तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे इसका व्याख्या करेंगे, नहीं व्याख्या हम आपको एक शेड्यूल बताएंगे, शेड्यूल के माध्यम से हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से उत्पादन संभावना वक्र काम करता है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उसके बाद जो टॉपिक हम उसमें बताएंगे, क्या बताएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र में अगर कोई परिवर्तन होता है तो क्यों होता है, और क्या उत्पादन संभावना वक्र में किसी तरह का परिवर्तन संभव है, अगर वो संभव है तो किसके माध्यम से संभव है, तो वो चीज़ को हम दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके उसको हम जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से काम। तो सबसे पहला जो हमारा होगा कि इंट्रोडक्शन, यानी उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय, यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इंट्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधनों की सीमितता तथा उत्पादन के लक्ष्यों की अधिकता के कारण अर्थव्यवस्था को साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन करना पड़ता है। इस तरह वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें उत्पादन संभावना कहते हैं। देखिए क्या है कि किसी भी देश की अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे उत्पादन के साधन है वो सीमित है, और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, यानी अनलिमिटेड है। यानी जो हमारे पास साधन है वो सीमित है, हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो क्या करता है कि किसी भी देश के पास अगर साधन सीमित है, किसी भी अर्थव्यवस्था के पास अगर साधन सीमित है और उसे अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना है, तब क्या होता है, तब वहाँ पर हम सबके सामने एक चयन करने की प्रक्रिया आती है, यानी हमारे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था अगर ये चीज़ को उसने चुनाव कर लिया कि हमें 2 वस्तु का उत्पादन करना है, तो हमारे पास जो साधन सीमित हैं और हमें अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो जो हमारे सीमित साधन और अधिक उत्पादन के बीच जो हमारी संभावनाएं बनेगी उसी को हम लोग उत्पादन संभावना कहते हैं। ठीक है, यदि इन उत्पादन संभावनाओं को रेखांकित किया जाए तो हमें जो वक्र प्राप्त होगा उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको बताया कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, और जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो प्राप्त होता है, अगर उसे उत्पादन संभावना जो प्राप्त है अगर उसे हम एक रेखाचित्र में अगर रेखाचित्र के माध्यम से खींचें तो उससे हमें एक वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। थोड़ा बगल में इस तरह इस चित्र को देखिए, इस चित्र में देखिए यहाँ पर एक पीपीसी है, ये दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर एक पीपीसी कर्व है जिससे ए से लेके ई तक, जिसका नाम ए ई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए ई। ठीक है, ए ई जो हमारा कर्व है पीपीसी कर्व, ये क्या है कि एक तरफ देखिए यहाँ पर हम 2 वस्तु, किसी भी अर्थव्यवस्था 2 वस्तु का उत्पादन कर रहा है, कपड़ा और गेहूँ का। अगर इन दोनों के बीच उत्पादन करने की अनेक संभावनाएं हैं। इसमें संभावना क्या है कि मान लीजिए अगर ये अर्थव्यवस्था यह निश्चित करता है उसे कि गेहूँ का 60 लाख टन उत्पादन करना है और कपड़े का 20 टन उत्पादन करना है, तो उससे यहाँ पर एक संभावना ये प्राप्त होता है कि 60 और 20 का उत्पादन करके उस सी बिंदु पर आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ए बिंदु प्राप्त होगा, बी हुआ, सी, डी, इस तरह से ई, यानी बहुत सारे हमारे पास अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को अगर हम एक रेखा से यानी एक लाइन से मिला दें, इस तरह से मिलाया हुआ है, तो हमें एक क्या होता है, हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो वक्र है ना, ये जो हमारा वक्र है पीपीसी, ये आपको दिख रहा है, ये जो हमारा पीपीसी जो हमारा जो वक्र है ना, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। तो ये किस तरह से प्राप्त होता है कि जब हमारे पास यदि उत्पादन संभावनाओं को एक रेखा चित्र के माध्यम से मिला दिया जाए तो जो वक्र हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इस तरह से आपको उत्पादन संभावना वक्र क्या है समझ में आया। अब चलिए हम इसका परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, तो इसमें प्रोफेसर सैमुअल्सन, यानी प्रोफेसर सैमुअल्सन तो आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने उत्पादन संभावना वक्र को इस तरीके से परिभाषित किए हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तु या सेवाओं के उन समस्याओं को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीकों द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अर्थात अगर आप इस परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो अगर आप इस वीडियो को जो हम आपको बता रहे हैं अगर आप इसे पीडीएफ के रूप में चाहिएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करें और ताकि आप इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। या आप वीडियो को पॉज करके इस परिभाषा को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तु या सेवा, यानी मान लीजिए कि 2 वस्तु या सेवा कि उन समस्याओं को, उत्पादन के समस्याओं को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव है। ठीक है, अगर हम इस परिभाषा को अपने शब्दों में लिखें तो और ही सरल और आसान हो जाएगा। अपने शब्दों में अगर बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकों के आधार पर 2 वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको यह है कि यहाँ पर हम सिर्फ कोई अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब 2 वस्तुओं का उत्पादन हो। यहाँ पर 4-5 वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते, सिर्फ अब 2 ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तब ये सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से लागू होगा।
ठीक है, अब चलिए इसका आगे अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद है मान्यताएँ, जिससे कि आपको बताएं कि हर एक सिद्धांत की मान्यता होती है, अपनी अपनी मान्यता है। उसी तरीके से हमारा उत्पादन संभावना वक्र का भी एक अपना मान्यता है, जिसके आधार पर ये सिद्धांत काम करती है। तो चलिए, उत्पादन संभावना वक्र की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। इसके पहले जो मान्यता हमारा यह है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तु यक्स, जो माने कि उपभोगगत वस्तु है, और दूसरा पूंजीगत वस्तु वाई है, विभिन्न अनुपात में उत्पादन किया जाता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता यह है कि इसमें केवल दो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, वस्तु यक्स का और वस्तु वाई का। ठीक है। दूसरी मान्यता यह है कि उत्पादन में साधनों की आपूर्ति स्थिर रहती है। उत्पादन में जितना भी साधन है वो स्थिर है। ठीक, उत्पादन में जितना भी साधन लगा हुआ है वो स्थिर मात्रा में है। हाँ, परंतु एक सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे सेकेंड नंबर पर हमारी मान्यताएं हैं, उत्पादन में साधनों की आपूर्ति स्थिर होती है। अर्थात उत्पादन में जितना भी साधन लगे हुए हैं उसकी पूर्ति क्या होती है, आपूर्ति स्थिर होती है। हाँ, परंतु एक सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। नंबर 3 में जो हमारी मान्यताएं हुआ है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात कि अर्थव्यवस्था में जितना भी साधन हमारे लगे हुए, उत्पादन में जितना भी साधन अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है उसमें जितना भी साधन लगे हुए सभी का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है, यानी उसकी जो उपयोग क्षमता का हम लोग पूरा यूज कर रहे हैं ना। नंबर 4 में यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक दी हुई और स्थिर है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है उसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है वो स्थिर है, उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और नंबर 5 में जो हमारी मान्यताएं हैं वह यह है कि समय अवधि अल्प है। देखिए, किसी भी सिद्धांत जो है ना एक निश्चित समय के अंतर ही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर समय अवधि अगर दीर्घकालीन हुआ तो हम सब जानते हैं कि दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, अर्थात उसमें सभी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन उत्पादन जो हमारा ये सिद्धांत है उत्पादन संभावना वक्र, ये इस जो हमारा क्या एक इसकी जो समय अवधि होता है यह अल्प समय अवधि में ही काम। इसके बाद जो हमारा आता है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। अगला जो हमारा टॉपिक है पॉइंट है उसमें लिखना है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो हमारी पहली विशेषता है वह यह है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, यानी पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमेशा क्या होता है, बाएं से जो हमारा बाएं साइड है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बाएं साइड है यहाँ से मैं डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर दाएं तरफ वो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ दाएं की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी नीचे की ओर है। इसमें यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या है, नीचे को आप देख रहे हैं डाउन में आया हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है। पीपी से जो हमारा कर्व है नीचे की तरफ, इसका मतलब यह हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर दाएं की ओर होता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। हम सब जानते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए एक वस्तु गेहूँ है और दूसरा वस्तु कपड़ा है। अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति है यानी सभी साधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में है तो उत्पादन के दोनों वस्तुओं में एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिट है, ये हमारा जो उत्पादन में लगे हुए साधन वो सीमित है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर हम गेहूँ का उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो कपड़े के उत्पादन में हमें कमी करनी पड़ेगी, और अगर कपड़े के उत्पादन में अगर हम वृद्धि करते हैं तो गेहूं के उत्पादन में कमी करना पड़ेगी। यही उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। यही हमारा इस जो हमारा ग्राफ है यही इसका मतलब यही बता रहा है कि अगर हम एक वस्तु का उत्पादन में ज़्यादा करते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में हमें कम करना होगा। ठीक है। दूसरी जो हमारी मान्यता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी पीपीसी इज कॉनकेव इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस चित्र को थोड़ा देखिए, इस चित्र में क्या हो रहा है कि जो हमारा पीपीसी कर्व है ना, इसे हम लोग ये जो ओ पॉइंट है ना इसे हम ओरिजिन बिंदु बोलते हैं, यानी इसे हम लोग मूल बिंदु यानी वक्र का जो हमारा जो ग्राफ है इसका मूल बिंदु कहाँ, ये ओ है। यहाँ से देखा जाए तो ये जो हमारा पीपीसी कर्व है ना ये नतोदर है, यानी कॉनकेव यानी उभरा हुआ है। इसका उल्टा साइड देखा जाए तो ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ टाइप में, यानी बीबी ए बी क्या है इस तरह देखिए उभरा हुआ है, यानी मूल बिंदु से दूर है, देखा जाए तो दूर है। तो इसका कारण क्या है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। इसका कारण यह है
कि वस्तु x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वस्तु y की तुलना में उत्तरोत्तर इकाइयों का परित्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल यह हो रहा है कि अगर हम ए वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं, अगर ए वस्तु के उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो x वस्तु के उत्पादन की तुलना में हमें y वस्तु का अधिक परित्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए कि हमने अगर कपड़े का उत्पादन अगर ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो अगर कपड़े के उत्पादन में अगर हम वृद्धि करते हैं तो हमें गेहूं के उत्पादन में तो कमी करना होगा, लेकिन कपड़े के उत्पादन की तुलना में अधिक उसमें हमको कमी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर अगर टोटल 100 क्विंटल का उत्पादन होता, कपड़े का अगर हम 20 क्विंटल का उत्पादन करते हैं तो गेहूँ का हमें मतलब 40 क्विंटल छोड़ना होगा। तो देखा जाए तो कपड़े की तुलना में गेहूँ हम ज़्यादा परित्याग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, इस ग्राफ का मतलब यही हुआ। तो अभी आपको मैंने जो बताया वो आपको शायद समझ में आया। तो आज के वीडियो में सब आपको यहीं तक बताएंगे और आगे जो आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगला वीडियो जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा, उसका दूसरा भाग बताऊंगा, जिसमें हम आप लोग को क्या बताएंगे, जिसमें हम उत्पादन संभावना वक्र का हम रेखाचित्र प्रदर्शन करेंगे, जो एक शेड्यूल के माध्यम से वहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में आपको बताएंगे कि ये जो हमारा है उत्पादन संभावना वक्र है वो किस तरह से काम करेगा, है ना। और उसके साथ यह भी बताएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र में किस तरह से परिवर्तन आता है। अगर उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन के कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है, इसके बारे में कौन कौन से फैक्टर है जिससे उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आता है। तो पूरा तब जाकर हमारा सिद्धांत पूरा हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैंने इस सिद्धांत के बारे में आपको आधा बताया और आधा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको इस समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक मत करना। हाँ, अगर इसके सिवा अगर आपको किसी तरह का अगर आपको वीडियो में किसी तरह कोई समझने में कोई परेशानी हो रही है या तो आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ताकि अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें ज़रूर उस चीज़ को हम ठीक करके आपको अच्छी तरीके से समझाने का और कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप इसी तरीके से लगातार आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अगर आप हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर जुड़ना चाहते हैं तब, और साथ में अगर आपको बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा ज़्यादा टाइम से मैंने अपलोड नहीं किया था, थोड़ा कुछ अपना कारण था, ठीक है। अब मैं जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।